अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त मीनी। और आज हम आए हैं सादत हसन मंटो के कब्र पे। और मंटो को कौन नहीं जानता। मंटो एक बहुत बड़े राइटर हैं। मंटो नामा जिसने नहीं पढ़ा वो पढ़ ले और उनके बारे में जान ले। बहुत अच्छे अच्छे अफसाने लिखे, लेकिन वक्त की सितम ज़रीफ़ी ये कि वो बहुत जल्दी इंतकाल कर गए। और हम उनकी कब्र पे इस वक्त आए हैं क्योंकि वो बहुत छोटी उम्र में भी उनका इंतकाल हो गया था और वो बहुत बड़े राइटर हैं। नहीं, 42 साल की उम्र में डेथ हो गई थी मंटो की। और लेकिन एक कमाल बात, वैसे तो जाहिर है कि सबने मिट्टी हो जाना है। बड़े से बड़ा सूरमा, बड़े से बड़ा राइटर, बड़े से बड़ा आलिम फाजिल अंबिया जो है वो चले गए कब्रों में। तो हम आप और कोई भी क्या हैसियत रखता है, लेकिन जो ख़ास बात है, मंटो ज़ाहिर है कॉन्ट्रोवर्शियल रहे, बहुत क्रिएटिव थे। उन्होंने ज़माने और माशरे के ख़िलाफ़ बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ कहा और अपनी तल्ख़ ज़बान में बड़ी सच्चाई से, बड़ी ईमानदारी से बात की। लेकिन ख़ास वो तो ज़ाहिर है पढ़ें, रिसर्च करें, मंटो के बारे में जानें कि मंटो कौन थे और वो लोग क्या करते थे। उन पर फिल्म भी बन चुकी है इंडिया में, पाकिस्तान में। आपने फिल्म शायद देखी, उससे भी बहुत सारा आइडिया। लेकिन ख़ास बात जो है ना, मेरा इंटरेस्ट ये था कि ये उन्होंने अपनी कब्र का कतबा खुद लिखा था, जिस पर ये लिखा हुआ है, मेरी कब्र का कतबा ये लौ सादत हसन मंटो की कब्र है। जवाब भी समझता है जो अच्छा, मेरी कब्र का कतबा ये लौ सादत हसन मंटो की कब्र है, जो अब भी समझता है कि उसका नाम लौहे जहां पे हरफ मुकर्रर नहीं था। ये मंटो के अपने अल्फाज हैं। 11 मई 1912 को मंटो पैदा हुए थे, सादत हसन मंटो, और 18 जनवरी 1955 को इनका इंतकाल हो गया था। बहुत मुश्किल ज़िंदगी गुजारी, घरेलू भी, माशी तौर पर भी। फिल्में भी लिखी, लेकिन ज़ाहिर है उस वक्त इतनी पजीराई नहीं मिलती थी। ये आखिरी आरामगाह सादत हसन मंटो की। और ये पीछे आपको सड़क पर ट्रैफिक नज़र आ रहा होगा, ये बीच की एक सड़क है जो बयानी साहब को डिवाइड करती है। इस कब्रिस्तान में बहुत सारे लोग, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में हम नन्हे साहब, रफ़ी खबर, जो अलिफ नून में आपने नन्ना का किरदार देखा होगा, जो फिल्मों में भी उन्होंने बहुत सारे किरदार किए नन्हे के, तो उनकी खबर भी है। और ये हम क्योंकि एक साथ सारे लोगों की खबरों पे नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने फिर सोचा कि हम सादत हसन मंटो की खबर पे आ जाते हैं आज। अच्छा, आपने मंटो नामा तो पढ़ा था, वो आप एक चीज़ पढ़ते हैं, वो टोबा टेक सिंह वाली, वो मुझे सुनाओ जरा। वो नहीं, वो एक्चुअली एक अफसाना है, उसका नाम है टोबा टेक सिंह, जो कि एक किरदार है। और वो किरदार जो है वो एक आइडिया ये था उसका, जो उन्होंने क्या नाम है लिखा। सिचुएशन ये थी कि जब पाकिस्तान आज़ाद हो गया और इंडिया भी आज़ाद हो गया, तो उसके बाद जिस तरह कैदियों का और दीगर चीज़ों में तबादले हुए, लोगों को यहाँ से वहाँ भेजना, तो इसी तरह एक ऐलान हुआ कि पागल खाने में, जो कि लाहौर में था, कि जिन पागलों के रिश्तेदार हिंदुस्तान चले गए उन पागलों को वहाँ भेज दिया जाएगा, और जिन पागलों के रिश्तेदार या इंडिया में पाकिस्तान आ गए तो उनको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। तो पागलों के तबादले का एक पूरा ये वाक़या हुआ था असल में। इस पर एक अफसाना लिखा गया कि पागल खाने में इस पर रिएक्शन क्या आया। पागलों के लिए ज़ाहिर है जो लोग ज़हनी तौर पे चैलेंज्ड हैं, जिनकी ज़हनी सेहत ठीक नहीं है, उनको जब ये खबर पता चली तो उसको बड़ा खूबसूरत जो है ना मंटो ने जो है ना बयान किया है टोबा टेक सिंह अफसाने में। उसमें एक कैरेक्टर था जिसका नाम टोबा टेक सिंह था। तो वो ये कहता था, उगुड़ दी बेद ध्याना दी मूंग दी दाल ऑफ दी पाकिस्तान गवर्नमेंट। और कभी कभी गुस्से में होता था तो कहता था, उगुड़ दी बेद ध्याना दी दुर फिटे मुँह। तो इस तरह के उसके एक्सप्रेशन थे। जो वो अपना कोई बात करता था, पाकिस्तान कहाँ है, वो कहता था पाकिस्तान का है, तो इंडिया का है, फिर तो टोबा टेक सिंह का है, पाकिस्तान में, इंडिया में। ये इस तरह के सवाल थे जो बहुत क्रिएटिवली मंटो ने एक हसास मौजू को, कि पागल भी इंसान होते हैं, चाहे वो जहनी तौर पे अपने तवाज़ुन खो बैठते हैं, लेकिन उन्हें भी कुछ चीज़ें फील होती हैं। ये जो एंगल है ना, ये मुझे बड़ा पसंद है टोबा टेक सिंह का। अच्छा, वो बताएं ना, वो जब वो जा रहा था तो वो जब बॉर्डर पे खड़ा हो गया था, उसके साथ हुआ क्या? नो मैंस लैंड पे गिर के वो तैयार नहीं था जाने को। वो वो जो किरदार मंटो ने लिखा है, जिसका नाम टोबा टेक सिंह था, वो इस बात पे राजी नहीं था कि वो शिफ्ट हो। उसका ख्याल था कि उसकी भैंसें यहाँ पर हैं और दीगर लोग यहाँ पर हैं, तो मैं नहीं जाऊँगा। तो जब उसको शिफ्ट कर रहे थे तो वो
नो मैंस लैंड पे, वो जगह जो इंडिया और पाकिस्तान दोनों के बॉर्डर के दरमियान में एक किलोमीटर की पट्टी होती है, इसको नो मैंस लैंड कहते हैं। वहाँ पे वो एक तो अड़ गया, पकड़ा, लोग पकड़ रहे थे, ले जा रहे थे, वो जाने को तैयार नहीं था, फिर वो गिरा, ये बोलता हुआ, और उसके बाद वो मर गया। अच्छा, पाकिस्तानी मंटो जो मूवी बनी है वो एज कम्पेयर टू इंडियन मूवी जिसपे हम कई सालों से सुन रहे थे कि काम हो रहा है, उससे बहुत ज्यादा अच्छा काम हुआ है, बेटर काम है। जो उन्होंने सरमद हुसैन ने जो Yes. फिल्म बनाई है वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव है, बहुत खूबसूरत है, बहुत क्लोज टू द स्टोरी ऑफ रियल मंटो है। वो वाली फिल्म बहुत ज्यादा इस फिल्म की कॉपी है और बहुत एब्रप्ट भी है, और जितनी उन्होंने रिसर्च और बातें की थी नंदिता दास ने, उस एक्सपेक्टेशन पे नहीं उतरी। बुरी नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेशन से नीचे रही है, बात ये है बस। लेकिन मैं तो ये कहूंगी कि मंटो मूवी जो बनी है वो मेरा ख्याल है वो अप टू द मार्क है मेरे हिसाब से। नहीं, तो अभी और मंटो पे तो अभी बहुत काम होना है, ये तो बहुत आर्टिस्टिक और बेसिक सा काम है जो अभी स्टार्ट हुआ है। अगर मंटो पे काम करने लगे तो मंटो की जिंदगी पे भी बहुत कुछ बाकी है बनना, अभी तो शुरू हुआ है काम। लेकिन कोई भी बड़ा राइटर ना, गालिब लोगों को 100 साल बाद समझ में आया था, तो मंटो को अभी 100 साल नहीं हुए, 100 साल बाद मंटो समझ में आना शुरू होगा। अभी तो हम अंदाजे लगा रहे हैं, तुक्के लगा रहे हैं कि मंटो ये था, मंटो ने वो किया था। मंटो पे रिसर्च जो है वो इंडिया में भी हो रही है, पाकिस्तान में भी हो रही है, उसके काम पे। लेकिन इस रिसर्च पे जब हम किसी नतीजे पर पहुंचेंगे तो हमसे बाद वाली जनरेशन जो है, जब 100 साल हो जाएंगे, एक सदी गुजर जाएगी, तो फिर राइटर के वो सारे असरार और रमूज खुलते हैं। अल्लामा इकबाल भी 100 साल बाद समझ में आए थे लोगों को, गालिब भी 100 साल बाद समझ में आए, मंटो मेरी भी 100 साल दरकार है। यार इन पे केसेस कितने ज़्यादा हुए थे जब ये कोई नई चीज़ लिखते थे, ख़ास तौर पे ठंडा गोश्त जो एक इनका बहुत मशहूर ज़माना एक अफसाना है, जिसको फहाशी के ज़ुमरे में लेकर उसके ऊपर केस कर दिया गया था। वो खैर वो जो उसके अंदर दुख बयान किया गया ना, वो दुख शायद मेरा ख्याल है उस वक्त इतनी वसीउन नज़री से लोग नहीं पढ़ते होंगे, और शायद उस वक्त बहुत बैकवर्ड लोग होंगे, तो इस वजह से शायद उन लोगों का ये ख्याल होगा। लेकिन उसमें जो दुख दिखाया ना उस सिख का और उसकी बीवी या उसकी जो औरत थी उसका, वो बहुत बड़ा दुख था। तो दोस्तों ये कब्रिस्तान बहुत बड़ा है और कई वसी अरीज़ रकबे पे फैला हुआ है, कई एकड़ पर फैला हुआ है। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि यहाँ पे जो रेजिडेंशियल एरिया है वो भी इधर से गुजर के जाता है, यानी कि गुजरगाह उन लोगों की यही है, ये रास्ता। वो मकानात सरायत कर गए हैं, कब्रिस्तान की जगह घेर के लोगों ने अंदर मकान बनाए। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, और कहूँगी आपसे मैं ये कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और मंटो को ज़रूर पढ़िए। अल्लाह हाफिज़। वो अभी एक लड़का चाय पी रहा था तो अपनी बैल्कनी में, और उसका फेस जो था कब्रिस्तान की तरफ था, तो मियाँ कहने लगे कि ये जो बिल्डिंग है, जो भी घर है, इसका नाम क्या रख देते, कबर व्यू अपार्टमेंट।